नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 जून को, 2 अक्टूबर को, 19 नवंबर को। आंसर 19 नवंबर को। अब देख लेते हैं व्याख्या। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। चूँकि खुले में शौच करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ सकता है? हाथों में शून्यता, शरीर का रंग पीला पड़ना, जोड़ों में गंभीर दर्द, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाना। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। चलने में कठिनाई, लड़खड़ाना, संतुलन की समस्या, खून की कमी, सूजी हुई जीभ, सोचने और तर्क करने में कठिनाई, संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ या स्मृति हानि, कमजोरी, थकान, हड्डियों का कमज़ोर होना आदि विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। शरीर में विटामिन B12 की कमी से हाथों में शून्यता, पिन या सुई चुभने की अनुभूति, चलने में परेशानी होना, जोड़ों में गंभीर दर्द, शरीर का रंग पीला पड़ने, धीरे धीरे सांस फूलना जैसे कई गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से अवसाद, भ्रम, स्मृति हानि, असंयम, स्वाद व गंध की हानि, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाना जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। अधिकांश विटामिनों की तरह B12 शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसे भोजन या सप्लीमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 का फैटी एसिड है? अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोपेंटेनोइक एसिड, डोकोफा हेक्साएनोइक एसिड, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत सभी ओमेगा 3 के फैटी एसिड हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड ALA, इकोपेंटेनोइक एसिड EPA और डोकोफा हेक्साएनोइक एसिड DHA 3 प्रमुख ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड मुख्य रूप से अलसी, सोया और कानोला जैसे वनस्पति तेलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विडाल टेस्ट उपयोग करते हैं? मलेरिया में, डेंगू में, टाइफाइड में, मधुमेह में। आंसर टाइफाइड में। अब देख लेते हैं व्याख्या। विडाल परीक्षण एक समान रक्त परीक्षण है जो टाइफाइड संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। इसका विकास 1896 में हुआ तथा इसके आविष्कारक जॉर्जेस फर्नांड विडाल के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। यह टाइफाइड या ब्रूसिलोसिस के लिए एक परोक्ष समूहन परीक्षण है। अब अगला प्रश्न, टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? पैराथायरॉइड ज्वर, आंत ज्वर, निमोनिया ज्वर, तपेदिक ज्वर। आंसर आंत ज्वर। अब देख लेते हैं व्याख्या। टाइफाइड का दूसरा नाम आंत्र ज्वर है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। आंत्र ज्वर टाइफाइड को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका और उपचार किया जा सकता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर में रोगों से प्रतिक्रमण करने में सहायक है? प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, श्वसन तंत्र। आंसर प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में रोगों से प्रतिक्रमण करने में सहायक है। प्रतिरक्षा से आशय शरीर द्वारा रोग कारक जीवों से स्वयं की रक्षा करने की क्षमता से है। आपको बता दें कि प्रतिरक्षा 2 प्रकार के सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा की होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। यह विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की किस शाखा में प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। आंसर इम्यूनोलॉजी।
अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। अतः प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का नाम दिया गया है। इसके अध्ययन में प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी सभी बड़े छोटे कारणों की जांच की जाती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ वृद्धि विकास एवं देह व्यापार को नियंत्रित करता है? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, उपर्युक्त सभी। आंसर आयोडीन खनिज पदार्थ वृद्धि विकास एवं देह व्यापार को नियंत्रित करता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। आयोडीन खनिज पदार्थ वृद्धि विकास एवं देह व्यापार को नियंत्रित करता है। आयोडीन मन को शांति प्रदान करती है, तनाव कम करती है, मस्तिष्क को सतर्क रखती है और बाल, नाखून, दांत और त्वचा को उत्तम स्थिति में रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे आउट ग्रंथि की सूजन, गलकंड हो सकती है और हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो सकता है, जिसके शरीर के संस्थान अव्यवस्थित हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्वसन या रुधिर वर्धक के नियमन के लिए हानिकारक है? लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस। आंसर लौह तत्व, ऑप्शन ए। व्याख्या। लौह तत्व श्वसन या रुधिर वर्धक के नियमन के लिए सहायक है। लौह शरीर के आवश्यक तत्व हैं। यह रक्त की लाल कोशिकाओं हीमोग्लोबिन का आवश्यक अंग है। आपको बता दें कि यह यकृत, प्लीहा और मेरुदंड में जमा रहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह हीमोग्लोबिन बनाने में काम आ सके। अब अगला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन बी1, विटामिन बी2। आंसर विटामिन बी1, ऑप्शन सी। व्याख्या। बेरी विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न कुपोषणजन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस एंडेमिका, हाइड्रॉप्स, एस्थमाटिक्स, बायबियल्स आदि नामों से भी जानते हैं। बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, कैल्शियम के अधिक सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? स्ट्रोक, दस्त, कब्ज, वृक्क पथरी। आंसर वृक्क पथरी, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कैल्शियम से अधिक सेवन से वृक्क पथरी हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर हड्डियों में दर्द, थकान और कमजोरी हो सकती है। आपको बता दें कि हाइपरलैक्सीमिया हड्डियों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी12 का स्रोत है? लाल मांस और चिकन, दोपहर से पहले सूर्य की रोशनी, अंकुरित गेहूँ, डेयरी उत्पाद और अंडे। निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर केवल 1 और 4, लाल मांस और चिकन, डेयरी उत्पाद और अंडे। अब देख लेते हैं व्याख्या। लाल मांस और चिकन, डेयरी उत्पाद और अंडे फोर्टिफाइड फूड्स, क्लैम, सीप और लीवर विटामिन बी12 का एक बढ़िया स्रोत है। इसी तरह सैल्मन, टूना और मैक्रेल जैसी वफायुक्त मछलियाँ विटामिन बी12 के उत्कृष्ट स्रोत हैं। विटामिन बी12 की दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद में अच्छी मात्रा, जबकि पनीर और फोर्टिफाइड सोया दूध में मध्यम मात्रा होती है। आपको बता दें कि अंडे भी इसका आसानी से उपलब्ध स्रोत है। कई फ्रिलेस विटामिन बी12 से फोर्टिफाइड होते हैं। कुछ दही उत्पाद भी विटामिन बी12 से समृद्ध होते हैं। क्लैम विटामिन बी12 से भरपूर होते हैं। चिकन लीवर कच्चा या पका, समुद्री सीप और बीफ लीवर विटामिन बी12 और सहित विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल कितना होता है? 70 से 80 mg/dl, 80 से 120 mg/dl, 50 से 10 mg/dl, 80 से 90 mg/dl। आंसर 80 से 120 mg/dl। अब व्याख्या। मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल 80 से 120 mg/dl होता है। आपको बता दें कि वयस्कों के लिए खाने के 2 घंटे बाद एक सामान्य रक्त शर्करा का स्तर 90 से 110 mg/dl mg/dl है, जबकि 40 से 50 की उम्र के लोगों को फास्टिंग में शुगर लेवल 90 से 130 mg/dl होना चाहिए।
वहीं खाने के बाद ये स्तर 140 mg/dl से कम और डिनर के बाद 150 तक होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य किरणें, संतरा, अखरोट, सेब। आंसर सूर्य किरणें, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। सूरज की किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत हैं। दोपहर का समय धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके अन्य मुख्य स्रोतों में अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और मक्खन होते हैं। आपको बता दें कि अंडे की जर्दी और पनीर में थोड़ी मात्रा पाई जाती है। दूध और अनाज प्राय विटामिन डी के भरपूर स्रोत होते हैं। क्योंकि वसापूर्ण मछली जैसे सालमन विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों में से एक हैं। कुछ मशरूम में कुछ विटामिन D2 होता है। अब अगला प्रश्न, तंतुमय पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का सही कार्यकृत प्रणाली जांचना, हार्मोन्स का स्रावण, pH संतुलन बनाना, पोषक तत्व एवं रासायनिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए परिवर्तन। आंसर पोषक तत्व एवं रासायनिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए परिवर्तन, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। पोषक तत्व एवं रासायनिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए परिवर्तन तंतुमय पदार्थ का मुख्य कार्य है। आहार फाइबर मुख्य रूप से फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों में पाया जाता है। फाइबर की मुख्य भूमिका पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। ये भोजन के आवश्यक तत्व हैं और इनके कारण पेट व आंत की सफाई भी आसानी से हो जाती है। ये पदार्थ आंत में चिपकते नहीं हैं और इनके प्रयोग से कई तरह की दूसरी पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं भी दूर होती हैं। अब अगला प्रश्न, इंसुलिन निम्नलिखित में से किसके अलावा यकृत में मार्ग दर बढ़ा देता है? वसा अम्ल संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज संश्लेषण। आंसर प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी। व्याख्या। इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण के अलावा अन्य की यकृत में मार्ग दर बढ़ा देता है। यकृत में इंसुलिन ग्लाइकोजन संश्लेषण को उत्तेजित करके ग्लाइकोजन चयापचय को प्रभावित करता है। प्रोटीन फॉस्फेट PPI ग्लाइकोजन चयापचय के नियमन में प्रमुख अणु हैं। अगला प्रश्न, तंतुमय पदार्थ किसमें धनी होते हैं? मंड में, सेलुलोज में, कोलाइजन में, इंसुलिन में। आंसर सेलुलोज में। अब देख लेते हैं व्याख्या। तंतुमय पदार्थ सेलुलोज में धनी होते हैं। सेलुलोज एक फाइबर है। यह पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रक्त में अवशोषित हो जाता है और ऊर्जा देता है। अब अगला प्रश्न, जब संतृप्त वसा या लिपिड रक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं तो यह किसका कारण बनता है? रक्तचाप, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या पर काबू नहीं पाने से नसों के रोग, दिल के रोग, हार्ट अटैक और यह तक कि स्ट्रोक जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो खून में जमा होता है और इसका लेवल बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। अब अगला प्रश्न, ऑक्सीजन O2 द्वारा निषेध ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यूनि इफेक्ट, पास्चर इफेक्ट, हिल प्रतिक्रिया, ग्लूकोनियोजिनेसिस। आंसर पास्चर इफेक्ट, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। ऑक्सीजन द्वारा निषेध ग्लाइकोलाइसिस पास्चर इफेक्ट कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। पास्चर प्रभाव से तात्पर्य है कि कैसे कोशिकाओं में ऑक्सीजन के सेलुलर उपस्थित ग्लाइकोलाइसिस की दर में कमी और लैक्टेट संचय के दमन का कारण बनती है। अब अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र नहीं होता है मांसपेशी में, लाल रुधिर कणिकाओं में, हृदय में, प्रयुक्त सभी में। आंसर लाल रुधिर कणिकाओं में, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। क्रेब्स चक्र को टीसीय चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपको बता दें कि आरबीसी में कोई कोशिका अंग नहीं होता और बहुत अधिक साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, इसलिए लाल रुधिर कणिकाओं में
क्रेब्स चक्र नहीं होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गन्ने की शर्करा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज। आंसर सुक्रोज, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। गन्ने की शर्करा चीनी को सुक्रोज कहा जाता है क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज में टेबल शुगर भी कहा जाता है। यह मूलतः ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना एक अनपचयी डाइसैकेराइड्स है। आपको बता दें कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज अणु एक ग्लाइकोसिडिक बंधन के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ओलिगोसैकेराइड्स शर्करा नहीं है? गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। आंसर गैलेक्टोज। व्याख्या। गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड और हेक्सोज शर्करा 6 कार्बन परमाणु भी हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड अणु है जो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज अणु से बना है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रेब्स चक्र होता है? एरोबिक, एनएरोबिक, माइक्रो एरोबिक, एरोबिक एवं एनएरोबिक। आंसर एरोबिक, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। वायवीय एरोबिक अवस्था में क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र सभी वायवीय जीवों द्वारा अपने ऊर्जा रूपांतरण चक्रों में उपयोग की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। वायवीय एरोबिक का अर्थ है हवा के साथ, अतः इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे वायवीय एरोबिक श्वसन कहा जाता है। आपको बता दें कि वायवीय एरोबिक श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है? यकृत एवं वृक्क में, यकृत एवं मांसपेशी में, यकृत एवं हृदय में, यकृत एवं वसा में। आंसर यकृत एवं मांसपेशी में, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। यकृत एवं मांसपेशी में ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में सबसे अधिक होता है। आपको बता दें कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस भोजन के बीच प्लाज्मा ग्लूकोज की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए ग्लूकोनोजिनेसिस का अंतिम उत्पाद एक नए ग्लूकोज अणु का निर्माण करना है। अगला प्रश्न, यकृत के आकार का बढ़ना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? हिपेटोमीगेली, स्टीएटो, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए। आंसर फैटी लीवर। अब देख लेते हैं व्याख्या। यकृत के आकार का बढ़ना फैटी लीवर कहलाता है। जब यकृत में वसा अंग के कुल वजन का 5% से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को वसायुक्त यकृत रोग कहा जाता है। यकृत में यह अतिरिक्त वसा चयापचय प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है और पूरे शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि शराब का सेवन, दवाइयों का अधिक सेवन, वायरस इन्फेक्शन के कारण से भी लीवर फैटी होने की परेशानी हो सकती है। अब अगला प्रश्न, ELISA का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड आयन सरबॉन्ड एसे, बी एंजाइम लिंक्ड इंडिविक्टिव सर्वे एसे, सी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और डी एंजाइम लाइफ इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आंसर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा तकनीक शरीर में विशिष्ट एंटीजनों अथवा तक उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बने एंटीबॉडीज की पहचान पर आधारित है। यह जैविक नमूनों, बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन या रसायनों के स्तर को मापने के लिए एक एंटीबॉडी आधारित तकनीक है। इसका उपयोग खून में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी परीक्षण को सहन करने के लिए एक साधारण खून नमूना या खून सीरम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे अधिक वसा वाला है? ग्राहम केकर्स, ब्राउनीज, पूड़ी डग, एंजल फूड केक। आंसर पूड़ी डग, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। पूड़ी डग पुडिंग भोज्य पदार्थ सबसे अधिक वसा वाला है।
प्रति 100 ग्राम में 297 किलो कैलोरी और 22 ग्राम वसा, जिसमें से 8.5 ग्राम तृप्त है, के साथ इसमें काफ़ी अधिक कैलोरी होती है। आपको बता देंगे इसके अलावा फलों की दुनिया में एवोकाडो अनोखा है। एवोकाडो वसा से भरपूर होता है। वास्तव में कैलोरी के हिसाब से एवोकाडो में लगभग 80% वसा होती है, जिससे उन्हें अधिकांश पशु खाद्य पदार्थों की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। अब अगला प्रश्न, भोजन पेट से प्रत्यक्ष पहुंचाता है, हृदय में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। आंसर छोटी आंत में, ऑप्शन डी। व्याख्या, भोजन पेट से छोटी आंत में प्रत्यक्ष पहुंचाता है। भोजन पेट में प्रवेश करने के बाद पेट की मांसपेशियां भोजन और तरल पदार्थ को पाचक रसों के साथ मिलाती हैं। पेट धीरे धीरे अपनी सामग्री, जिसे चाइम कहते हैं, को छोटी आंत में खाली कर देता है। अगला प्रश्न, रुधिर में O2 की कमी क्या कहलाती है? साइनोसिस, हाइपोक्सिमिया, एनीमिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर हाइपोक्सिमिया, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मनुष्य की धमनी में रक्त का ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर सामान्यतः 95 से 100% रहता है। आपको बता दें कि यदि यह मात्रा 90% से कम हो तो इसे हाइपोमैक्सिया कहा जाता है। जब खून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न हो तो उस स्थिति को हाइपोमैक्सिया या ऑक्सीजन की कमी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फलों की शर्करा है? फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। आंसर फ्रैक्टोज। अब देख लेते हैं व्याख्या। सही उत्तर फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज और ग्लूकोज फलों में पाए जाने वाले शर्करा के दो रूप हैं। हालांकि दोनों की मात्रा अलग अलग होती है। अधिकांश फलों में लगभग आधा ग्लूकोज और आधा फ्रैक्टोज होता है। आपको बता दें कि फ्रैक्टोज, जिसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, यह फलों, शहद और सब्जियों में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक सरल शर्करा है। इसे ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, वृक्क संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका स्राव करता है? रेनिन एवं एल्डोस्टेरॉन, सोडियम एवं रेनिन, एल्डोस्टेरॉन एवं सोडियम, सोडियम एवं पोटेशियम। आंसर रेनिन एवं एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। वृक्क संतुलित करने के लिए रेनिन एवं एल्डोस्टेरॉन का स्राव करता है। रेनिन गुर्दे और द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। आपको बता दें कि यह एल्डोस्टेरोन नामक एक अन्य हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो अधिवृक्क ग्रंथियों से बनता है। ये किडनी के ऊपर स्थित दो छोटी ग्रंथियां हैं। एल्डोस्टेरोन रक्तचाप को प्रतिबंधित करने और शरीर में पोटेशियम और सोडियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का अच्छा स्रोत है? जल और वायु, कोयला और बालू, मृदा एवं वन, क्रूड ऑयल एवं पेट्रोल। आंसर जल और वायु, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। जल और वायु प्रकृति का अच्छा स्रोत है। वायु एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जीवित जीव वायु में सांस लेते हैं। एक इंसान एक दिन में लगभग 22,000 सांस लेता है और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 16 किलो हवा शरीर में लेता है। आपको बता दें कि हवा की तरह पानी भी पर्यावरण का एक अजैविक घटक है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है? संग्रहण, संरचनात्मक ढांचा, संग्रहण एवं संरचनात्मक ढांचा, परिवहन सामग्री। आंसर संग्रहण एवं संरचनात्मक ढांचा, ऑप्शन सी। अब व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य संग्रहण एवं संरचनात्मक ढांचा है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति यह कार्य करता है। पाचन तंत्र द्वारा पाचन की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रक्त शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका है? 1/4, आधे से कुछ अधिक, 3/4, 2/3। आंसर 3/4, ऑप्शन सी। व्याख्या। पृथ्वी का 3/4 अथवा 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है।
पृथ्वी पर पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका केवल एक छोटा सा प्रतिशत लगभग 0.3% ही मनुष्य के उपयोग के योग्य है। अन्य 99.7% महासागरों, मिट्टी, हिमखंडों और वायुमंडल में तैर रहा है। अब अगला प्रश्न, शरीर की चर्बी निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? अनुपात में, ग्राम तथा वॉल्यूम में, प्रतिशत में, MEQ में। आंसर प्रतिशत में, ऑप्शन सी। व्याख्या, शरीर की चर्बी प्रतिशत में मापी जाती है। कैलिपर्स स्किन फोल्ड टेस्ट अनुपात को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग करके वसा प्रतिशत किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 15 से 30% परसेंट बॉडी फैट यानी टोटल बॉडी फैट का प्रतिशत की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि किसी जीवित प्राणी के शरीर में वसा प्रतिशत BFP वसा के कुल द्रव्यमान को शरीर के कुल द्रव्यमान से विभाजित करके 100 से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। अब अगला प्रश्न, जल का निम्नलिखित में से कौन सा रूप पीने योग्य है? पेयजल, अशुद्ध जल, मीठा जल, नल का पानी। आंसर पेयजल, ऑप्शन ए। व्याख्या, पेयजल वह जल है जिसका उपयोग पीने, भोजन तैयार करने में किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैविक अणुजीवन के कर्मचारी हैं? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या, कार्बोहाइड्रेट के जैविक अणु को जीवन के कर्मचारी अथवा जीवन का स्टाफ कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो शरीर के लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है। ये शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न, पाइपरिन एक यौगिक है जो किसमें पाया जाता है? काली मिर्च में, हल्दी में, इलायची में, लौंग में। आंसर काली मिर्च में। अब देख लेते हैं व्याख्या, पाइपरिन एक यौगिक है जो काली मिर्च में पाया जाता है। पाइपरिन एक प्राकृतिक उत्पाद है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैगन आयरन का अच्छा स्रोत है। कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आंसर केवल दो, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या, बैगन ब्रिंजल में नियासिन, थायमिन, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, कोलिन, विटामिन B6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन के, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई पाए जाते हैं। कद्दू रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और अग्नाशय को सक्रिय करता है। इसी कारण चिकित्सक मधुमेह रोगियों को कद्दू खाने की सलाह देते हैं। इसका रस भी स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। आपको बता दें कि कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिससे विटामिन ए मिलता है। पीले और नारंगी रंग के कद्दू में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। चूँकि कद्दू के बीज आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मान उच्चतम है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। आंसर वसा। व्याख्या, वसा का मान उच्चतम है। उच्चतम कैलोरी मान को सकल ऊर्जा या सकल कैलोरी मान के रूप में भी जाना जाता है। वसा का सकल कैलोरी मान 9.45 किलो कैलोरी ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट के लिए यह 4.1 किलो कैलोरी बटे ग्राम है और प्रोटीन के लिए यह 5.65 किलो कैलोरी बटे ग्राम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। आंसर कोबाल्ट, ऑप्शन डी। व्याख्या, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 का घटक है। मेथिल कोबालमीन का उपयोग विटामिन B12 की कमी, हानिकारक एनीमिया या विटामिन B12 मेटाबॉलिक मार्ग की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आपको बता दें कि मेथिल कोबालमीन को साइनोकोबालमीन से बेहतर शरीर में रखा जाता है। अब अगला प्रश्न, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम के साथ काम करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, फास्फोरस, लोहा। आंसर विटामिन डी, ऑप्शन ए। व्याख्या, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी वाली चीज़ों के सेवन को सुनिश्चित करके
ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आहार के माध्यम से विटामिन डी का सेवन सुनिश्चित किया जाना बहुत अधिक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है? नारियल का तेल, जैतून का तेल, सरसों तेल, मक्खन। आंसर नारियल का तेल, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। नारियल का तेल एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है जो सूजन रोधी, मधुमेह विरोधी और मस्तिष्क सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। आंसर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या। विटामिन सी विटामिन जो पानी में आसानी से घुल सकती है उन्हें पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये शरीर के ऊतकों तक ले जाए जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कृत्रिम पोषक तत्व, इनमें से कोई नहीं। आंसर सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा तथा विटामिन तथा खनिज लवण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व जो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिए जाने वाला आवश्यक आहार है। अब अगला प्रश्न, किस शब्द का उपयोग भोजन की संरचना, भोजन की मात्रा का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? पोषण, संतुलित आहार, भोजन, आरडीए और जीडीए। आंसर पोषण, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें भोजन को जीवों द्वारा खाया जाता है और भोजन के पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि पोषण भोजन को संग्रहण करने और उसे ऊर्जा तथा खनिज के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषण की प्रक्रिया में जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। इसलिए भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं और इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। चूँकि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पोषक तत्वों में शामिल है? प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, उपरोक्त सभी। आंसर प्रोटीन, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सभी पोषक तत्वों में शामिल हैं। विभिन्न पोषक तत्वों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी के नाम से जाना जाता है। इन मुख्य तत्वों के भी अनेक सहायक हैं जिन्हें विटामिन, खनिज लवण आदि नाम से जानते हैं। इन्हीं तत्वों को पोषाहार कहा जाता है, अर्थात शरीर का आहार जो उनका पोषण करता है। अगला प्रश्न, यदि हम सभी विटामिनों को अधिक मात्रा में खाते हैं तो यह किसका कारण बन सकता है जो शरीर के लिए हानिकारक है? अति विटामिनता, अति गलत ग्रंथिता, बौनापन, इनमें से कोई नहीं। आंसर अति विटामिनता, ऑप्शन ए। व्याख्या। अति विटामिनता अथवा हाइपर विटामिनोसिस एक विकार है जिसमें शरीर में बहुत अधिक विटामिन होता है। अधिकांश विटामिनों की तरह विटामिन ए को कुछ समृद्ध या गरिष्ठ खाद्य पदार्थों सहित संतुलित आहार से अनुशंसित मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। हर विटामिन की एक जरूरी मात्रा बॉडी को रोजाना चाहिए। इस लेवल में से ज़्यादा डोज लेने लगते हैं शरीर अंदर से टॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि ये विषाक्त पदार्थ सेल्स को डैमेज करने वाले जहर का काम करते हैं। इस स्थिति को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। अब अगला प्रश्न, पोषण में वे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट।
आंसर विटामिन। ऑप्शन सी। व्याख्या। विटामिन वे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि विटामिन भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शरीर को रोगों से बचाने के लिए विटामिन बेहद अहम भूमिका अदा करते हैं। अब अगला प्रश्न, वसा के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें संतृप्त वसा में पाए जाते हैं? पनीर, पागल, रहीला, जैतून। आंसर पनीर। अब देख लेते हैं व्याख्या। पनीर में संतृप्त वसा में पाए जाते हैं। पनीर आवश्यक वसा PLA प्रदान करता है। यदि प्रतिरक्षा और सूजन प्रणालियों का समर्थन करने, हड्डियों के द्रव्यमान में सुधार करने, रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि पनीर दांतों में कैविटी होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। पनीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।